हेलो दोस्तों, मैथ डेमोक्रेसी में आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो स्पेशल हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, जो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए अभी आने वाले परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। और इस वीडियो में जो पिछले वर्षों में आए हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं इस वीडियो से लेकर अभी तक जितने भी वीडियो बनाऊँगा उनमें सीधा सा आपको पूरे सवाल आपको कवर करा दूंगा और यहीं से आपको सवाल पूछेगा। ये हमारा दावा है, ये हमारी गारंटी है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक रहिए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? समीकरण द्विघात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 होती है, इसीलिए उसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। और इसका लिखने का जो क्रम है, इसका जो लिखने का क्रम है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ये कहलाता है द्विघात समीकरण। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। समीकरण को लिखने का जो तरीका है, जो सीक्वेंस है, जो सिस्टम है, वो पहले ax² मतलब x² के गुणांक में जो भी संख्या होगी वो a कहलाती है, x के गुणांक में जो संख्या होती है वो b कहलाती है, और जो अकेली संख्या होती है मतलब इसको अचर पद बोलते हैं, वो अकेली होती है, उसके साथ x नहीं होता है। तो जिसके साथ x नहीं होता है वो अचर पद कहलाता है। ये होता है द्विघात समीकरण लिखने का एक तरीका। अब हमारे पास जो समीकरण दिया गया है 5 - 3x² प्लस 7x बराबर 0, लेकिन द्विघात समीकरण को लिखने का जो सही तरीका है वो सबसे पहले बड़ी घात, फिर पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। अब 0 घात का मतलब है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण दिया गया है 5 - 3x² और प्लस का 7x बराबर 0। अब यहाँ पर इस समीकरण से तुलना करके देखिए क्या ये लिखने का सही तरीका है? ये सही तरीका नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो x² वाला पद है वो धनात्मक बनाने की कोशिश करेंगे। धनात्मक तब बनाएंगे जब हम इसको माइनस के साथ माइनस का गुणा करेंगे। इसलिए हम पूरे समीकरण में माइनस से अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x², ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। उसके बाद 1 घात, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा 7x, और 5 प्लस का है ये भी माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। अब हमने इस तरह का ये समीकरण बना लिया। अब तुलना करिए किसकी? अब यहाँ पर तुलना करेंगे किसकी? यहाँ पर ये हो गया x² का गुणांक, ये हो गया x का गुणांक, और ये हो गया -5 यानी कि अचर पद। हमसे पूछा गया है मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का योगफल। आपको ये याद रखना है, मूलों का जो योगफल है। एक चीज़ और बता दें कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके जो मूल होते हैं वो अल्फ़ा कामा बीटा, यानी कि ये 2 मूल माने जाते हैं। एक होता है अल्फ़ा तो दूसरा होगा बीटा। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, तो इसके मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। योगफल का मतलब होता है दोनों का जोड़। योगफल क्या होता है? -x का गुणांक, -x का गुणांक अब बटे में हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसी तरह से एक दूसरा पूछता है से मूलों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ से जो भी पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह का जो जितने प्रकार से सवाल बन सकता है, मैं पूरा जो पूछा गया केवल वही नहीं बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा जो आपको पूछे जाने की संभावना होती है। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब होता है मूल वही होंगे अल्फ़ा इंटू
बीटा। तो मूलों का गुणनफल का मतलब है अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव सवालों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है और एक्स के गुणा में कौन सी संख्या है। यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणा में 3 है, एक्स के गुणा में -7 है। ये भी याद रखें कि एक्स के गुणा में अगर +7 है तो 7 लेंगे, अब -7 है तो माइनस के साथ वो संख्या ली जाती है। ये आप कभी भी गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस के साथ ऑप्शन दिया गया है। एक प्लस के साथ है तो दूसरा माइनस के साथ। देखिए 7/3, यहाँ पर -3/5, यहाँ पर 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब आप बताइए यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर एक माइनस पहले से लगा है और x के गुणांक में है -7। x के गुणांक में कितना है भाई बच्चों बताइए कि यहाँ पर x के साथ जो है 7 है, लेकिन और 7 के साथ माइनस है तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा +7। और एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 3 है तो 7/3 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल 7/3। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगर पूछ दे कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो ये मूलों का गुणनफल हो जाएगा -5/3। तो यहाँ पर -5/3, यहाँ पर तो खैर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया है। तो आप ऐसे सवालों में सिर्फ आप ये याद रखें कि मूलों के योगफल में क्या करना है, x का गुणांक ऊपर रखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे रख देना है, एक भिन्न बना देनी है, बस हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल पूछा जाए तो अचर पद ऊपर रखेंगे और एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होगी वो नीचे रख देंगे, माइनस प्लस हो उसके साथ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए चर्चा करते हैं एक और प्यारा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए मैं हर सवाल में थोड़ा सा समय ज़रूर लूँगा, लेकिन आपका हर वो कॉन्सेप्ट जो सवाल में पूछा जा सकता है मैं हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 10a बराबर √3 और 10b बराबर 1/√3। देखिए डायरेक्ट सवाल लगाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इस ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय जो सारणी है वहाँ से आपको मान पता होने चाहिए। अगर आपको मान नहीं पता है तो आपके लिए सारणी बना के मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। तो इसलिए आप अभी जो सवाल जितने तरह से बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अगर साइन ए बराबर 1/2 है, अगर साइन ए बराबर 1/2 है तो हम यहाँ से ए का मान निकालने के लिए हमें याद होना चाहिए कि साइन के पदों में 1/2 कितने का मान होता है। तो यहाँ पर आपको हमें नहीं पता तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसी तरह से अगर साइन बी बराबर, अगर साइन नहीं हो, अगर मान लिया कॉस ए बराबर 1/2 हो, कॉस ए बराबर कितना है 1/2। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉस के पदों में 1/2 कितने का मान होता है। तो ये कॉस 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पर हम साइन 30 लिख सकते हैं और इसके पदों में cos के पदों में 1/2 के साथ हम cos 60 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं आया तो सवाल की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। 10a बराबर √3 है, 10a बराबर √3 है।
तो मतलब 10 के पदों में √3 कितने का मान होता है? तो हम आपको बता दें, याद कर लेना, sin 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये दोनों मान आप इस सवाल में सीख जाएंगे। sin 60 का मान √3 और sin 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पर tan a बराबर कितना है? tan 60 हो जाएगा, क्योंकि √3 का मान 10 के पदों में कितने का होता है? tan 60 का। अब 10 से ये 10 कट जाएगा, बचा कितना? a बराबर 60। a बराबर कितना मिल गया भाई? समझ में आ रहा होगा, a बराबर 60 मिल गया। इधर दिया गया है tan b बराबर 1/√3। tan b बराबर 1/√3। अब हमने आपको बताया कि 1/√3 किसका मान है? tan 30 का। हमें tan के ही पदों में निकालना है, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो tan के ही पदों में दिया गया है। तो tan b बराबर tan 30। tan से 10 कट गया, तो b बराबर कितना मिल गया? 30। जब tan 30 मिल गया, अब यहाँ पर a का मान 60 मिल गया, b का मान 30 मिल गया। हमसे पूछा है tan a प्लस b का मान क्या होगा? तो tan a प्लस b, a का मान 60 है, b का मान 30 है, रख दिया तो ये हो गया tan 90। और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, मतलब इसका मान अनंत होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, नहीं होगा, -1 है, नहीं होगा, 0 है, नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। तो ये भी मान आपको याद रखने हैं। tan 90 का मान इनफाइनाइट, tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√2। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक बनता है। आइए चर्चा करते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही जानदार ज़बरदस्त सवाल है, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए सवाल को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पर झूल रहा है। पेंडुलम का मतलब है कि जब कोई वस्तु एक ही जगह पर झूलती रहती है, जैसे झूला झूलता है, इसको बोलते हैं पेंडुलम। मतलब यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, ऐसे करके झूल रहा है। तो ये जो यहाँ पर इतने अंश का कोण पहले यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर गया, तो उसने कितने अंश का कोण बनाया? 30 डिग्री का। अब उसने जो चाप बनाया, चाप का मतलब है कि ये वाला सिरा देखिए, ये वाला, तो ये यहाँ से चला यहाँ तक आया, तो उसने जो दूरी ये वाली तय की है ये कहलाता है चाप। चलिए हम बना देते हैं। हमने मान लिया एक है पेंडुलम जो यहाँ पर बंधा हुआ है ऐसे करके, और ये पेंडुलम झूल रहा है इस तरह से, ये पेंडुलम इस तरह से झूल रहा है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से फिर वापस आता है। तो ये इस तरह से झूल रहा है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, तो मतलब ऐसे करके ये झूल रहा है। तो इस पेंडुलम के द्वारा ऐसे झूल रहा है ये पेंडुलम, और ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तब वह इतनी दूरी तय करता है 8.8 सेंटीमीटर। तो जो ये दूरी का चाप बना रहा है ये कहलाता है चाप। तो उसकी दूरी कितनी? इस बिंदु से लेकर ए बिंदु है, ये मान लिया बी बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, गोलाई में जो दूरी दिख रही है, ये कहलाता है चाप। अब ये जो चाप बन रहा है, तो ये चाप कहलाता है, ये त्रिज्य खंड बना रहा है। ये क्या बना रहा है? त्रिज्य खंड। इस आकृति को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। मतलब किसी वृत्त के केंद्र पर दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड, ये कहलाता है त्रिज्य खंड। पेंडुलम की लंबाई पूछी गई है, हमें लंबाई दी गई है चाप की। किसकी लंबाई दी गई है? चाप की लंबाई दी गई है। तो लंबाई का जो फार्मूला है, चाप की लंबाई जो दिया गया है भाई, उसी से निकालेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा। भाई तेल कहाँ से निकलेगा? राई से या फिर खर से? आलू से तो तेल नहीं निकलेगा। हमें तो जो दिया गया है तो उसी से तेल निकालना है, उसी से हमें अपना आंसर निकालना है। तो चाप की लंबाई हमेशा याद रखना, त्रिज्य खंड के चाप की जो लंबाई होती है, चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा, 2πr थीटा बटे 360।
2 पाई आर थीटा बटे 360। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो वो भी हम बताएंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए दोनों चीज़ें जो पूछ सकता है यहाँ से वो मैं आपको बताऊंगा। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर चाप की लंबाई दी गई है। अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो ये वाली लंबाई पूछेगा। ये है त्रिज्य खंड की त्रिज्या, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब पेंडुलम त्रिज्य खंड बना रहा है तो ये लंबाई को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब है कि ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो एरिया दिख रहा है वो क्षेत्रफल कहलाता है। चलिए, तो इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपको देखिए दोनों सवाल, दोनों तरह से सवाल अगर पूछे तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई, देखिए थीटा कितना है 30 डिग्री, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान ये भी याद रख लेना, पाई का मान 22/7 होता है। ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। पाई का मान 22/7 होगा। तो पाई 2 इंटू पाई का मान 22/7, 22/7 गुणा आर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो चलिए अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको साइड में लिखते हैं। इसको हम थोड़ा बाद में समझाएंगे आपको। पहले ये देखिए चाप की लंबाई कितनी है। लंबा चाप बना रहा है 8.8 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7, 22/7। आर का मान निकालना है तो आर गुणा में ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये लंबाई पूछी गई है। तो आर इंटू थीटा का मान 30 डिग्री है और ये बटे में कितना है 360। 3 थे ये 0 से 0 कट गया, 3 थे ये कट जाएगा 12 बार, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 से कट जाएगा ये 2 छंग 12। फिर अब देखिए जो बचा हुआ है बटे में है 6 और बटे में है 7। जो बटे में संख्याएं होती हैं, मतलब अपान में जो संख्याएं होती हैं वो गुणा में जाती हैं और जो गुणा में होती हैं वो संख्याएं बटे में चली जाती हैं। हमें निकालना है आर का मान। तो आर बराबर 8.8 इधर भेजेंगे तो 8.8 में गुणा 7 गुणा 6 बटे में चला जाएगा ये 22। ये कितना चला जाएगा 22। अब भाई इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने का ये 11 दूनी 22, ये 11 से कट जाएगा, 11 8 88, एक अंक पहले दशमलव तो 0.8 हो जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब ये 7 तिया 21 तो 0.8 में गुणा 7 तिया 21 और 21 का गुणा करेंगे तो 8 एकन 8 हासिल 1 और 8 दूनी 16 और 1 नहीं हासिल कुछ नहीं, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा एक अंक पहले दशमलव तो 16.8 सेंटीमीटर। तो 16.8 सेंटीमीटर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर आपसे और क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, बार बार आपको एक दो बार देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अब हम बताते हैं कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखिए अभी हमने आर का मान निकाला कितना है 16.8 सेंटीमीटर, 16.8 सेंटीमीटर। अभी आर का मान निकल आया, थीटा पता है, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है 16.8, 16.8 में गुणा 16.8 क्यों किया? क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। और थीटा का मान 360, थीटा का मान 30 डिग्री और बटे में है 360। अब इसका कैलकुलेट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप इसको कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको ऐसे सवाल अभी और मिलेंगे, मैं करके आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो
आइए बच्चों, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बाकी तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन इस सवाल पर आधारित एक प्रश्न आपका हर परीक्षा में, हाई स्कूल की किसी भी साल की परीक्षा में देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, उसमें 24 सेंटीमीटर की एक जीवा है। अब कह रहा है कि तो केंद्र से उस जीवा की लंबाई क्या होगी, उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जीवा होती क्या है, कि वृत्त के केंद्र को छोड़कर जाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के केंद्र को छोड़कर जाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम व्यास के नाम से जाने जाते हैं और डायामीटर भी उसे कहा जाता है। तो जैसे हमने मान लिया सवाल के अनुसार हमने बना दिया एक वृत्त, हमने क्या बना दिया, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो केंद्र होता है, केंद्र के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई गोलाकृति वृत्त होती है। अब वृत्त के केंद्र को छोड़कर जाने वाली रेखा ये कहलाती है जीवा। अब वो कहीं पर भी हो सकती है, जैसे मान लिया ये वृत्त बना दिया, ये है जीवा, ये है जीवा, ये है जीवा, ये है जीवा, ये है जीवा। वृत्त का केंद्र नहीं, केंद्र से ना जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इसको जरूर लिखें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, केंद्र से जाने वाली जीवा नहीं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का अर्थ है कि बराबर दो भागों में बांटता है। तो वृत्त के अगर केंद्र से डाल दें एक लंब, वृत्त के केंद्र से अगर एक लंब डाल दें, लंब का मतलब है कि जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो ये एक हमने लंब डाल दिया और जीवा की लंबाई जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर है। अब जब 24 सेंटीमीटर है तो ये समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित करने का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर इधर होगा और 12 सेंटीमीटर इधर होगा, दोनों में बराबर भाग हो जाएंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये है वृत्त की परिधि, ये है वृत्त की परिधि, ये है वृत्त की परिधि, कहीं पर भी वृत्त के केंद्र से मिला देंगे वो त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन हमें ऊपर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर मिलाएंगे जहाँ पर हमारी जीवा बनी हुई है। तो ये है 15 सेंटीमीटर, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर कितना हो 5, 7, 9, 10, मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला 5, दूसरा 7 और तीसरा 9 और चौथा 10। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा की लंबाई, मतलब ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। हमने मान लिया x है, हमने कितना मान लिया x है। अब आप यहाँ पर पकड़िए कि ये देखिए एक बन रहा है त्रिभुज, ये जीवा मान लेते हैं AB, ये वृत्त का केंद्र है O, इसको हमने मान लिया बिंदु C। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त के केंद्र से लंब डाल दिया तो ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है AOC, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए सवाल में कुछ भी पूछे आप
आप आंसर दे सकते हैं। सवाल में कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अब देखिए, जो भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो वो भुजाएं एक लंब होती है और एक आधार होती है। जो भुजा दोनों के ऊपर झुकी होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ये है कर्ण, ये है लंब और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया? आधार। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब हमने माना है कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग मतलब 15 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये मतलब 12 का वर्ग। बस हल हो गया। 15 15 225, 15 का वर्ग 225, इस 12 को वर्ग को इधर लाएंगे तो 12 का वर्ग होता है 144। 12 का वर्ग 144 बराबर हो गया x स्क्वायर। 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ चलिए दाई, यहाँ 12, 12 में से 4 गया 8 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो 81 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। और 81 का वर्गमूल बच्चे बताइए कितना होता है? 9 होता है। तो नहीं मालूम है तो याद कर लें, 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 सेंटीमीटर होगी केंद्र से जीवा की लंबाई। तो आइए देखते हैं एक और उसी का दूसरा रूप। थोड़ा सा चेहरा बदल के आया है सवाल। तो यहाँ पर उसी का दूसरा रूप है, कुछ भी नहीं बदला, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा डाली गई है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। आप घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। अगर हम हैं तो क्या गम है? तो चलिए देखते हैं। हमने बना दिया एक वृत्त बना दिया। कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। और ये हो गया इसका केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा डाल दी, ये है 3 सेंटीमीटर। और वृत्त की जो त्रिज्या है वो बना दिया, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि जीवा के एक सिरे से केंद्र को मिला देंगे वो कहलाएगी त्रिज्या। और हमने क्या बताया कि जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है, बराबर बराबर वो भागों में बांटता है। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर x का मान निकाल लिया तो x का 2 गुना कर देंगे तो जीवा की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज वृत्त के अंदर। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण का वर्ग कोई पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कर्ण कितना है? 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25। ये 3 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 3 त्रिका हो गया 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो ये तो सभी को बच्चे को पता होगा कि 25 में से जब 9 घटाया जाता है तो 16 प्राप्त होता है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो 16 के ऊपर रूट लगा देते हैं बच्चे, ये बात आपको कभी नहीं भूलना है। और अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। और जीवा क्या है? x की 2 गुनी। तो जीवा की जो लंबाई होगी, जीवा की लंबाई बराबर होगी 2 में गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो का जो लुत्फ़ है, जो फ़ायदा है वो लोग भी उठाएं।